नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 13D को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज व थ्योरी पोर्शन को कर लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 13D के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसको बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं, कुछ त्रिभुज, जिसमें आप लोगों को पूछा है कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, लेकिन कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई एफ बराबर आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी प्रकार हमें संगत भुजाएं व संगत कोणों को देखकर हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो ए वाला 40 अंश है, तो यहाँ पर देखिए ए जो 40 अंश होगा वही इसके सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं पेज पर लिख कर आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले ए लिखा है हमने, और ए जो है यहाँ पर हमें पहले सर्वांगसम का चिन्ह लगा देता हूँ। ये जो त्रिभुज ए और यहाँ पर त्रिभुज ए जो है ए 40 अंश है, तो इसमें कौन सा 40 अंश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ 40 अंश है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे त्रिभुज ए और यहाँ पर हमने लिख लिया एफ। ठीक है, जो 40 अंश है इसके संगत भुजाएं हम लिख रहे हैं। पहले सर्वांगसम होगा, किसके सर्वांगसम होगा, यहाँ पर देखिए बी लिखा, अब हमने लिख लिया ए के बाद बी लिखा है, तो ए के बाद बी, बी पर 60 अंश का कोण बन रहा है, तो उसके बाद हम ई लिखेंगे क्योंकि ई पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा एफ ई। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं ए बी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बचा, हमारे पास डी बचा है, तो इसको हम लिख देंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफ ई डी के। ठीक है, इस प्रकार आप संगत भुजाएं और संगत कोण देखकर बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसी प्रकार हमें दिया गया है, दो क्वेश्चन और दिए गए हैं नीचे, इसको भी हमें करना है कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए त्रिभुज लिखेंगे ए और डी और बी। तो यहाँ पर देखिए ए हम सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए ए पर 30 अंश का कोण बन रहा है, तो किस पर 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर बी पर बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी, और फिर उसके पश्चात हमें देखिए कहा गया है बी के बाद हम जो 25 अंश वाला कोण बन रहा है उसके सीधे में गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद जो सी 25 अंश का कोण बन रहा है उसके सीधे में जाएंगे तो आपको सी मिल जाएगा, तो त्रिभुज सी मिल जाएगा। और उसके पश्चात हमने लिख रखा है बी वाला, यहाँ पर इसको लिख लिया, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे ए वाला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी सी ए के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और त्रिभुज दिया गया है। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज में आप देखेंगे डी ओ आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी प्रकार ओ बी आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप चाहे पहले इसको लिख लें फिर इसको लिखें, आप चाहे इसको लिख लें। तो पहले देखिए मैं किसके लिखता हूँ मैं त्रिभुज ए ओ ए डी ओ, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए डी ओ सर्वांगसम होगा किसके सर्वांगसम होगा। पहले देखिए ए डी की कोई लंबाई में नहीं दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ऐसा पार्ट यहाँ पर लिखेंगे जिसकी लंबाई हमें नहीं दी होगी, तो त्रिभुज हम लिखेंगे सी और बी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा सी बी है। देखिए उच्च ये शीर्ष था, तो यहाँ पर हमने शीर्ष लिखा पहले, फिर उसके पश्चात यहाँ पर नीचे आए, तो यहाँ पर भी हम नीचे आ गए। अब उसके पश्चात यहाँ पर ओ लिखा है, तो हमने ओ लिख दिया कि ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ओ और बराबर है बी ओ के और ए बराबर है सी के। ठीक है, तो इस प्रकार जो है त्रिभुज सर्वांगसम होगा ए डी ओ सर्वांगसम हो सी बी ओ। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे देखेंगे आप लोग, ए डी ओ, यहाँ पर देखिए ए डी ओ सर्वांगसम होगा सी बी ओ के। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है चित्र ए डी। यहाँ पर आप देखिए चित्र में हमें कहा गया है ए और डी जो है ए डी कोण ए की अर्धक है, तो कोण जो ए है इसका अर्धक है ए डी। ठीक है, तथा ए डी लंब है बी सी पर, लंब मतलब 90 अंश पर है। ए डी जो है ये 90 अंश पर है बी सी के। ठीक है, अब हमें पूछा गया, पहला दिया गया है क्या त्रिभुज ए डी बी, देखिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा ए डी सी के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्यों सर्वांगसम होगा इसका कारण बता सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ए डी दोनों त्रिभुजों में मतलब उभयनिष्ठ है, और ये वाली भुजा ए बी बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। और ये देखिए अर्धक, यदि ए डी बी सी का अर्धक है तो बी डी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। तो इसको हमने आपको अभी बताया कि यदि कोई कोण का अर्धक है, जो देखिए ए डी जो है ये बी सी का अर्धक है, तो अर्धक है मतलब ये आधे पर होगा, तो बी डी बराबर होगा डी सी के। तो इस प्रकार यह कहना सत्य होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा गया है चित्र में रेखा ए एक्स, चित्र में जो आपको रेखा ए और एक्स जो दिया गया है वो एंगल सी ए बी और बी डी सी को समद्विभाजित करता है। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को समद्विभाजित करता है। उन 3 तथ्यों को बताइए जो सिद्ध करें कि एंगल जो है त्रिभुज
ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 तथ्यों को देना है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर हम कौन कौन सा तथ्य देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला तथ्य तो हम यही दे देंगे। यहाँ पर देखिए 3 तथ्य में पूछा गया, तो पहला तथ्य हम देंगे कि ए बी जो है, ए बी बराबर होना चाहिए ए सी के। ठीक है, तब सर्वांगसम होगा। ए बी जो ये ए बी है ये बराबर होना चाहिए ए और सी के। ठीक है, ए बी बराबर ए सी के होगा। और दूसरा तथ्य देंगे हम, दूसरा तथ्य यहाँ पर आप दे सकते हैं, चाहे तो कोण ले ले, चाहे तो यहाँ पर भुजा ही ले सकते हैं। भुजा कौन सी लेंगे, तो यहाँ पर देखिए बी डी, भुजा ले लीजिए बी डी। तो हमने ले लिया यहाँ पर, देखिए किताब में आप देखिए, यहाँ पर किताब में आपको हमने भुजा ले लिया बी डी। तो भुजा हमने बी डी ले ली, तो किसके बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, यानी सी डी। तो बी डी बराबर होनी चाहिए सी डी के। ठीक है, अब तीसरा तथ्य क्या लेंगे, तीसरा तथ्य यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी जो है, ए डी दोनों त्रिभुजों में है, ए सी डी वाले में भी ए डी है और ए डी बी वाले में भी ए डी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए डी बराबर ए डी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि उभयनिष्ठ। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पर एक एंगल ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए 3 तथ्य हमने ले लिया। तो एस 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 ये भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ए बी डी सर्वांगसम होगा ए सी डी के, यानी ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, जबकि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल ए बराबर 60 अंश तथा सी बराबर 45 अंश। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ए सी बराबर में 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया, एंगल ए 60 अंश है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए पर हम क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बना देंगे। तो इस प्रकार थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके बनाएंगे जिससे कि ये लगे कि 60 अंश का कोण है। तो इसको हम मान लेते हैं कि 60 अंश का कोण है। आप प्रकार की सहायता, उस प्रकार की सहायता या चादर की सहायता से यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सी पर आप देख सकते हैं हमें 45 अंश का कोण बनाने को कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए सी पर हम 45 अंश का कोण बनाएंगे, तो 60 अंश से छोटा होता है 45 अंश का, तो हम उससे छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे जिससे कि ये बन जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 45 अंश का कोण हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी हो गया, ये बी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ए बी सी की रचना हमने कर दी, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए बराबर 60 अंश है और ये वाला 45 अंश आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कौन सा सी, एंगल सी आपको 45 अंश दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 13D भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।